हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी आपने सपने देखे हैं वो आप फुल डिटर्मिनेशन के साथ पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ शुरू करेंगे इस वर्ष का पहला एडिटोरियल। और एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपको थोड़ा जानकारी देता हूं कोर्सेज के बारे में, तो एक कोर्स हमारा यहाँ एप्लीकेशन पर उपलब्ध है ग्रामर का। यहाँ नाउन और प्रोनाउन दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब एडजेक्टिव के वीडियोस आपको मिलना स्टार्ट होंगे यहाँ पे, तो आप ये कोर्स बाई कर सकते हैं। इस कोर्स के माध्यम से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, बैंक की तैयारी कर सकते हैं, आप डिफेंस सर्विसेज के लिए जाना चाहते हैं तो वहां तैयारी हो सकती है, आप क्लेट की तैयारी कर सकते हैं। कहीं पर भी ग्रामर अगर आएगी तो उन सब की तैयारी एक ही कोर्स से आप कर पाएंगे। इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आशीष क्लासेस। एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से कोर्सेज यहाँ नजर आते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स भी उपलब्ध है। यहाँ जो भी क्लोज टेस्ट और पैराजंबल आपको मिलेगा वो सब न्यूज़पेपर से बनाकर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन है, पीडीएफ है, कुछ ई बुक्स भी हैं। और ये वाला बहुत ही बेहतरीन कोर्स, इस पिछले वर्ष में 2020 में काफ़ी सारे बैचेस हमने यहाँ पे स्टार्ट किए थे। अभी इस साल भी हर वेंसडे को हम स्टार्ट करेंगे ही बैच। और कुछ एडिशनल फीचर्स भी आपको अवेलेबल होंगे एप्लीकेशन पर, कुछ बेहतरीन कोर्सेज अवेलेबल होंगे। बस आप एक हैबिट बना लीजिए कि आप जो भी वीडियो देखते हैं उन वीडियोस को आप जरूर से शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर आप सही तरीके सजेस्ट करते हैं किसी को भी तो निश्चित रूप से वो आपका एहसानमंद रहेगा। इंग्लिश सीखने के लिए अखबार पढ़ने से बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और एक अलग तरीके का एक हमने यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म आपको दिया है कि कैसे अखबार पढ़ सकते हो और कैसे न्यूज़पेपर से आप ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब सबको कवर कर सकते हो। और मैंने तो ट्रांसलेशन भी यहाँ पे शामिल किया है कि इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये बहुत चीज़ें हेल्प करेंगी आपकी, आपके दोस्तों की। आइए स्टार्ट करें और कॉमन एरर से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, फार्मर्स protesting against 3 agriculture reform laws and on related issues have reached at a partial agreement। देखो, reach जो शब्द है वो कभी भी, reach जो verb है, इसके बाद कभी भी आप preposition नहीं लगाएंगे। ठीक है, reach के बाद preposition नहीं लगाना है। तो reach या preposition नहीं लगाएंगे तो फिर इसका मतलब ये at गलत है। ठीक है, कई बार reach to होता है, ठीक है, लेकिन reach at नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसको काट दीजिए, आपका जो आंसर है वो होगा 2 नंबर। ट्रांसलेशन में बताऊंगा ही, एडिटोरियल में है ये वर्ड्स। द ऑनगोइंग एजिटेशन इज बीइंग स्पीयरहेडेड। स्पीयरहेड का मतलब होता है लीड करना। तो हाल ही में जो एजिटेशन चल रहा है, विद्रोह चल रहा है, उसको लीड किया जा रहा है किसके द्वारा? फार्मर्स फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, हरियाणा और पंजाब के किसानों के द्वारा। तो क्या यहाँ पे फार्मर्स डेफिनेट नहीं हुए? क्या अगर आप पूछेंगे कि ये फार्मर्स कहाँ के हैं, फ्रॉम वेयर आर दे, तो आपका आंसर मिलेगा कि पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स हैं। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी दैट देयर इज अ क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज इज ऑल्सो देयर, हु हैव बीन बिग बेनिफिशियरीज। वो किसान जो कि काफी बड़े लाभार्थी रहे हैं, रेसिपिएंट्स रहे हैं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के। तो यहाँ पे डेफिनेट हो गए फार्मर्स। हालांकि आज के जो एडिटोरियल है उसमें आपको ये कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी एरर है यहाँ पे, आप यहाँ दे लगाएंगे। If a noun becomes definite, then you have to denote the fact, and that is why we use article there. नंबर 3 देखिए, the government is reluctant. Reluctant का मतलब क्या होता है? unwilling. ठीक है, if you are unwilling to do something, it means you are reluctant. Reluctant का unwilling हो गया। The government is reluctant to agree with a legal guarantee. गवर्नमेंट जो है वो अनिच्छुक है, उसकी इच्छा नहीं है कि वो सहमत हो किस चीज से? लीगल गारंटी को लेकर, कि एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, उसकी लीगल गारंटी देने की इच्छा इसकी नहीं है। देखो, अग्री के साथ विद तब लगाते हैं जब जनरली हम लोग अग्रीमेंट की बात करते हैं किसी व्यक्ति के साथ। आई अग्री विद यू, यू अग्री विद मी, देन दैट इज फाइन। अदरवाइज इफ यू आर अग्री for proposal, then you have to use preposition to instead of with। तो आप किसी प्रपोजल की बात करें, अन्य किसी चीज के साथ अग्रीमेंट की बात करें तो to लगेगा, with नहीं लगेगा। आंसर होगा 1 नंबर। तो ये तो कॉमन एरर्स हुई। अब हम स्टार्ट करें आज का एडिटोरियल। एंडिंग द डेडलॉक नाम से एडिटोरियल है, और आप समझ ही गए होंगे तीनों कॉमन एरर्स को देखकर कि फार्मर्स के बारे में आर्टिकल है। अब इसमें क्या बताया गया है, अगर मैं समरी की बात करूं
तो यहां कुछ मांगे जो उस किसानों की हैं वो सरकार मान गई हैं। काफी दिनों से किसान हैं वो हड़ताल पर हैं। अगर आप पंजाब और हरियाणा से हैं तो निश्चित रूप से समझ पाएंगे कि कितना इंटेंस ये मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो एमएसपी वाली डिमांड है वो सरकार नहीं मान रही है, क्योंकि सरकार का कहना है कि ये तो भाई लॉ से संबंधित जो हम बिल लेके आना चाहते हैं उससे इसका लेना देना कुछ है ही नहीं, ठीक है। कुछ यहाँ पे मांगे इसकी मान ली गई हैं, उसके बारे में चर्चा है। तो स्टार्ट करेंगे एंडिंग द डेडलॉक विषय के इस आर्टिकल को। एंड का मतलब है अंत करना, डेडलॉक जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है नोट करेंगे आप। डेडलॉक एक नाउन है, सबसे पहली बात आप ये समझ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दे लगा रखा है, तो आर्टिकल डिटरमिनर जो लगते हैं वो नाउन होने पर लगते हैं। डेडलॉक का मतलब क्या होगा? डेडलॉक का मतलब आप कह सकते हो ग्रिडलॉक। डेडलॉक का मतलब ग्रिडलॉक, या फिर क्या कह सकते हो स्टेलमेट। मतलब कोई चीज ऐसी कंडीशन में पहुंच गई हो कि वहां से कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही हो तो उसको बोलते हैं डेडलॉक। तो काफी दिनों से किसान बैठे थे धरने पर, किसान बैठे थे स्ट्राइक पर, सरकार उनकी सुन नहीं रही थी। किसान अपनी मांगों पे अड़े थे, सरकार अपनी बात पे अड़ी थी, तो ये कहलाता है डेडलॉक। अब उस डेडलॉक को एंड करने की बात है, उस डेडलॉक का अंत किया गया है, उसी के बारे में एडिटोरियल बताएगा। एक बात तो ये सुनिश्चित करें आप कि आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस कर रखा है कि नहीं। काफी सारे बच्चे बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता। बेल आइकन क्लिक आपका है कि नहीं वो देखो, और उस पे ऑल नोटिफिकेशन वाला क्लिक आपने किया है कि नहीं वो देखो, क्योंकि उसके बगैर नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है ना। ये काम जरूर करें। आशीष व्लॉग्स नाम से एक और चैनल चलाया जा रहा है जहां पर एक वीडियो मैंने कल अपलोड किया था, वो अगर आप देखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आशीष व्लॉग्स का, ठीक है। सीधा भी सर्च कर पाओगे तो भी मिल जाएगा। तो आशीष व्लॉग्स को भी ऐसे ही सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप वीडियोस एंजॉय कर सके। आइए स्टार्ट करते हैं। फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, प्रोटेस्ट के साथ में प्रेपोजिशन अगेंस्ट लगता है। किसके विरुद्ध है, किसका विरोध है? प्रोटेस्ट में अगेंस्ट लगेगा। फार्मर्स वो किसान, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके खिलाफ? 3 एग्रीकल्चर रिफॉर्म लॉज, 3 जो कृषि सुधार नियम है उनके खिलाफ। एग्रीकल्चर कृषि हो गया, रिफॉर्म का सुधार हो गया, लॉज का नियम हो गया, कानून हो गया। एंड ऑन रिलेटेड इश्यूज, और किसको लेकर कर रहे हैं? कुछ संबंधित मुद्दे हैं। रिलेटेड संबंधित एडजेक्टिव है, इश्यूज नाउन है। कुछ संबंधित मुद्दों पर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे जो किसान हैं वो किसान है। अब यहां पे भी दे लगा सकते हैं आप, द फार्मर्स, क्योंकि अगर आप पूछोगे कि ये फार्मर्स कौन है, ये वो फार्मर्स हैं जो कि विरोध कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए दे लगा सकते हो, स्पेसिफिक हो गया। तो ये जो किसान है हैव रीच्ड, वो पहुंच चुके हैं। देखो यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है। अब पार्शियल एग्रीमेंट, कहां पहुंच गए हैं? एक पार्शियल, आंशिक, मतलब पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं है, पार्शियल है, थोड़ा सा सहमति यहाँ पे हुई है। पार्शियल एडजेक्टिव है, अग्रीमेंट नाउन है। किसके साथ सहमति हुई है? केंद्र सरकार के साथ। कब की बात है? वेंसडे की। तो वेंसडे दे रखा है तो ऑन लगेगा, क्योंकि वेंसडे की ही बात है। अगर वो वेंसडे से लेकर आज तक की बात हम करते तो क्या लगाते हैं? सीन्स लगाते। बट लेकिन लेखक कह रहा है लेकिन द मेन पॉइंट्स, जो मुख्य बिंदु हैं, ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब झगड़ा है, विवाद है, डिस्प्यूट है, कंट्रोवर्सी है, ठीक है। कंटेंशन का मतलब डिस्प्यूट, कंटेंशन का मतलब कंट्रोवर्सी। अच्छा, कंटेंशन का दावा भी होता है, ये भी हमने इन दिनों में देखा है एडिटोरियल में, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। तो यहां तो खैर विवाद है, लेकिन जो मुख्य बिंदु है विवाद के, वो मुख्य बिंदु रिमेन अनरिजोल्व्ड, वो अभी भी उनका हल नहीं निकला है। अनरिजोल्व्ड का मतलब क्या है? जिसको रिजोल्व नहीं किया गया है, जिसका हल नहीं निकला है। तो रिमेन इसलिए है क्योंकि वो प्लूरल है, और प्लूरल नाउन मतलब प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमने प्लूरल ही यहां पे यूज की हुई है। अनरिजोल्व्ड यहां पे एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज अग्रीड टू, गवर्नमेंट यहां पे सहमत हो गई है, इस बात पर सहमत हो गई है, नॉट पेनलाइज फार्मर्स, कि किसानों पर कोई पेनल्टी ना लगाई जाए। पेनलाइज का जुर्माना लगाना किसके लिए? स्टबल बर्निंग के लिए। ये क्या होता है? खेत में फसल काटने के बाद जो भी थोड़ा कचरा रह जाता है उसको स्टबल बोलते हैं। फिर दोबारा से फसल मतलब बीज बोने के लिए, फसल के लिए उसको पूरे को जलाया जाता है, जिसके कारण आप देखते हो आए दिन अखबार में ये भी आता है, प्रदूषण का मुख्य कारण है ये, है ना, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इसकी मुख्य समस्या है। तो उसको लेकर जो पेनल्टी की बात की गई थी, सरकार सहमत हो गई कि हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे। एंड टू सेफगार्ड पावर सब्सिडीज, और यहाँ पे सहमति इस बात को लेकर भी हो गई है कि सेफगार्ड, सुरक्षित रखा जाएगा, सेफगार्ड का सुरक्षित रखना, पावर सब्सिडीज, बिजली में जो सब्सिडी मिलती है,
जो पावर सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी का मतलब आर्थिक सहायता है, सरकार के द्वारा किसानों को जो पावर के नाम पर सब्सिडी मिलती है वो भी दी जाएगी, इस बात पर सहमति हो गई है। तो ये पार्शियल एग्रीमेंट है, ठीक है। फार्मर्स हैव डिसाइडेड, किसानों ने तय किया है, टू कंटिन्यू, कि वो कंटिन्यू करेंगे द एजिटेशन, इस विद्रोह को। एजिटेशन का मतलब प्रोटेस्ट है। कब तक करेंगे? अंटिल, अंटिल टाइम बताने के लिए आता है, ध्यान से समझते रहना और हर एक बात को नोट करते रहना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास है तो इसलिए आप पॉज करके आप इसको आराम से फिर से सुन सकते हो, ठीक है। जहां तक समझ में तो अच्छे से समझो इस चीज को। अंटिल टाइम के लिए आता है पहली चीज। अंटिल नेगेटिव वर्ड है, इसमें नोट नहीं आता है, दूसरी चीज ध्यान रखना। तो किसानों ने तय किया है कि वो आंदोलन जारी रखेंगे। कब तक रखेंगे? Until the 3 laws are repealed, जब तक कि 3 जो कानून है, ये तीनों कानून जो है वो रिपील ना कर लिए जाएं। रिपील का मतलब क्या होता है? रिपील का मतलब रिवोक है। रिपील का मतलब कह सकते हो आप नलीफाई है, ठीक है, मतलब रद्द करना कह सकते हो। तो जब तक कि तीनों कानून जो है वो रद्द ना कर दिए जाएं, रेसिंड भी कह सकते हो, किसी भी कानून को समाप्त करने को बोलते हैं ये सब। तो जब तक कि इन तीनों को समाप्त नहीं किया तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। एंड देयर डिमांड फॉर अ लीगल गारंटी, और जब तक कि उनकी जो डिमांड है, देयर आर किसानों के लिए, पजेसिव एडजेक्टिव है, डिमांड नाउन है, फॉर अ लीगल गारंटी, की वो चाहते हैं कि लीगल गारंटी उनको मिले। किसके लिए? एमएसपीज के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए। फॉर फार्म प्रोड्यूस, किसके लिए? खेती के जो उत्पाद है उनके लिए। इज मैट, मैट मतलब यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, इज मैट पैसिव वॉइस है, और मैट का मतलब यहाँ पे पूरा होना। जब तक कि वो जो डिमांड है वो पूरी ना हो जाए तब तक। फिर समझ लो, किसान जो विद्रोह कर रहे हैं 3 एग्रीकल्चर रिफॉर्म लॉज के खिलाफ और उनसे संबंधित मुद्दों के खिलाफ, उनका एक पार्शियल एग्रीमेंट हुआ है केंद्र सरकार के साथ बुधवार को। लेकिन जो मुख्य बिंदु हैं इस विवाद के वो अभी भी हल नहीं हुए हैं। गवर्नमेंट जो है वो सहमत हो गई है कि वो किसानों पर पेनल्टी नहीं लगाएगी। किसके लिए? स्टबल बर्निंग के लिए। और किसानों को पावर सब्सिडीज भी देगी, उनको सेफगार्ड करेगी। फार्मर्स ने तय किया है कि वो एजिटेशन को कंटिन्यू रखेंगे। कब तक? जबकि तीनों जो कानून हैं वो समाप्त ना कर दिए जाएं, और जब तक कि उनकी डिमांड जो है लीगल गारंटी के लिए, जो एमएसपी की लीगल गारंटी है उसके लिए, फार्म प्रोड्यूस हेतु इज मैट, यदि वो पूरी नहीं की जाती तब तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखने लायक रिपील था, कंटेंशन था। बाकी पैसिव वॉइस आप समझते ही हो, बी के साथ थर्ड फॉर्म के साथ लगाते हैं। बाकी ग्रामर की कोई बात यहाँ पे थी नहीं। यहाँ द फार्मर्स आप कर सकते हैं, क्योंकि फार्मर्स कौन से हैं? ये वो किसान हैं जो रिफॉर्म लॉज के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आगे देखो, फार्मर लीडर्स जो किसान नेता हैं विल मीट, वो मिलेंगे किससे? सेंट्रल मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्रियों से। अगेन, एक बार फिर से, अगेन है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। फिर से कब की बात है? जनवरी 4 को मिलेंगे, ठीक है। 4 जनवरी को, 4 जनवरी को मिलेंगे। डेट अगर दे रखी हो तो ऑन लगाते हैं, अगर यही जनवरी ही होता, 4 नहीं होता तो इन लगाते हैं। तो ये फिर से मिलेंगे इनसे। फ्लेक्सिबिलिटी बाय फार्मर्स, देखो 2 चीजें जिसके कारण ये अग्रीमेंट संभव हुआ। तो एक तो किसानों ने क्या अपनाई? फ्लेक्सिबिलिटी। एक तो होता है स्ट्रिक्टनेस, उसका अपोजिट होता है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। तो किसानों का लचीलापन, कि किसान भी ठीक है, मान गए बातों को। एंड अ रिकॉन्सिलेटरी अप्रोच, रिकॉन्सिलेटरी क्या होता है? रिकॉन्सिलेटरी सुलह करवाने वाला, ठीक है। मतलब इसका मतलब यह है टेंडिंग टू रिकॉन्साइल, टेंडिंग टू रीयूनियन लिख सकते हो। रिकॉन्सिलिएटरी है वो एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो इसका मतलब है टेंडिंग टू रीयूनियन। क्या मतलब हुआ, समझ गए? मतलब जो झगड़ा हो जाता है उसके बाद में सुलह करवाने वाला जो है, मतलब सुलह करने जो भी चीज है उसको रिकॉन्सिलेटरी बोलते हैं। अप्रोच यहाँ पे नाउन है, रिकॉन्सिलेटरी एडजेक्टिव है। और सरकार के द्वारा जो रिकॉन्सिलेटरी अप्रोच अपनाई गई उनके कारण परिणाम क्या निकला? लेड टू, ये लीड की सेकंड फॉर्म है। लीड टू को आप रिजल्ट इन भी कह सकते हो। लीड टू को आप इक्वल रख सकते हो किसके? रिजल्ट इन के। इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला कि पार्शियल अग्रीमेंट हुआ, मतलब आंशिक सहमति इनमें हुई। लेकिन द कोर कंसर्न्स, कोर का मतलब है सेंट्रल, मेन, लेकिन जो मुख्य चिंता का विषय है रिगार्डिंग किससे संबंधित? द लॉज, कानून से संबंधित, एंड एमएसपी, और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित, वो जो कंसर्न्स है, वो चिंताएं हैं, आर नॉट एमिनेबल, वो चिंताएं एमिनेबल में टू लगता है। एमिनेबल का मतलब होता है, कह सकते हो कि मैनेज करने योग्य, ठीक है, या फिर कंट्रोल करने योग्य, उसको बोलते हैं एमिनेबल। टू इजी रेजोल्यूशन, तो मतलब लेकिन फिर भी ये क्या है कि इसका इजी रेजोल्यूशन जो है उसके प्रति ये मतलब एडजस्टेबल नहीं है, ये मैनेजेबल नहीं है, ठीक है।
मतलब कहें कि इसका आसानी से हल निकल जाएगा, ऐसा नजर नहीं आता है। एमेनेबल का मतलब है जो इजी टू कंट्रोल हो, जो आसानी से कंट्रोल किया जा सके, जो आसानी से मैनेज किया जा सके, जो किसी सजेशन के अनुसार ढलने वाला हो। ठीक है, तो ऐसा लगता नहीं है। एक बार रिपीट कर दूं यहां तक, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है किसानों की वो, और गवर्नमेंट के द्वारा जो रिकॉन्सिलिएटरी अप्रोच अपनाई गई है वो, इन दोनों के कारण पार्शियल अग्रीमेंट हो गया। एक बात, लेकिन जो मुख्य चिंताएं हैं किसको लेकर, मुख्य कंसर्न्स जो हैं किसके लेकर, लॉज के लेकर और एमएसपी को लेकर, वो इजी रेजोल्यूशन के अनुसार, मतलब यहां पे आसान हल नहीं है कहने का मतलब, आसान हल से आप इसको, इजी रेजोल्यूशन से आप इनको मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज कंटिन्यूड, गवर्नमेंट ने जारी रखा है, गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, कंटिन्यू मैन वर्ब हो गई, क्या जारी रखा है, टू प्रोपोगेट द लॉज। प्रोपोगेट का मतलब प्रचार प्रसार करना, स्प्रेड करना, डिसेमिनेट करना, एडवर्टाइज करना, है ना, या फिर कहें कि किसी चीज के बारे में बढ़ चढ़कर बताना। ठीक है, तो प्रोपोगेट का स्प्रेड या फिर डिसेमिनेट, ये हो सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई गवर्नमेंट जो है उसने कंटिन्यू किया है क्या, लॉज को प्रोपेगेट करना, कंटिन्यू किया है कि कानून जो है उसका प्रचार प्रसार करना, उसका मतलब उसको बहुत बड़े तरीके से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। कौन कौन से वो कानून है, तो यहां तक देखो पढ़ने वाली बात है ही नहीं, यहां तक तो कानूनों की बात है। ये कानून है, एक तो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, दूसरा है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, तीसरा है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये तीनों एक्ट के नाम है। ठीक है, एज मेजर्स, और किस रूप में बताए हैं कानून को, कहा है कि ये जो कदम हम उठा रहे हैं, दैट विल एनहांस एग्रीकल्चर इनकम्स। एनहांस का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना, एग्रीकल्चर का कृषि, इनकम का मतलब आय, कि इन कानूनों से जो हम बात कर रहे हैं 3 कानून की, इन कानून के माध्यम से हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम जो है बढ़े। ठीक है, दैट किसके लिए आ रहा है, मेजर्स के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये ऐसे कदम हैं, ये तीनों कानून ऐसे कानून हैं जिसके माध्यम से क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम से एनहांस होगी। ठीक है, प्रोपेगेट का मतलब एमिनेबल में टू लगेगा, ध्यान रखना, लीड टू रिजल्ट इन होता है, ये ध्यान रखना, बाकी सब चीजें सिंपल थी। आगे आ जाओ, द सेंटर इज सो श्योर, सेंटर इतना आश्वस्त है, सेंटर केंद्र सरकार, इज सो श्योर इतना आश्वस्त है, ऑफ द प्रॉमिस ऑफ दीज रिफॉर्म्स, इन सुधारों के प्रॉमिस को लेकर। दीज रिफॉर्म्स, दीज के साथ में नाउन कैसी आती है, प्लूरल। एक बात ध्यान रखना, दीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। ये उनके लिए जो थोड़ा जाते हैं कि पढ़ाना चाहते हो इंग्लिश, या फिर वो चाहते हैं कि भाई इंग्लिश थोड़ा सा गहराई से हम समझें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से तो मतलब नहीं इन चीज़ों का, क्योंकि ऐसी चीज़ें पूछते नहीं आपसे। फिर भी अगर आप गहराई से जानना चाहें तो दीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। अगर इसके बाद नाउन लगा रखा हो, तो जैसे यहां रिफॉर्म्स नाउन है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव इज द थिंग दैट कैन क्वालिफाई और मॉडिफाई द गिवन नाउन। और अगर इसका नाउन नहीं हो, इट मींस इट विल बी कॉल्ड क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो कह रहा है कि द सेंटर इज सो श्योर, केंद्र सरकार इतनी आश्वस्त है, किसको लेकर, प्रॉमिस ऑफ दीज रिफॉर्म्स, ये जो कानून है, ये जो सुधार है, इनके प्रॉमिस को लेकर, दैट की, सो के साथ दैट, इट डिड नॉट इवन अटेम्प्ट टू, कि इस सरकार ने यहां तक कि अटेम्प्ट भी नहीं किया, प्रयास भी नहीं किया, टू बिल्ड अ पॉलिटिकल कॉन्सेंसस, क्या करने के लिए, बिल्ड का मतलब बनाना, पॉलिटिकल का राजनीतिक, कॉन्सेंसस का मतलब अग्रीमेंट, कि इसने कोई राजनीतिक सहमति भी नहीं लेनी चाहिए अराउंड देम, देम आ रहा है उन कानून के रिफॉर्म्स के लिए, अराउंड का मतलब उनके इर्द गिर्द। तो इन कानूनों को लेकर पॉलिटिकल सहमति भी तो चाहिए, विपक्ष से भी पूछ लो, डिस्कस कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, सभी की राय हो कि ठीक है आप देश हित का काम कर रहे हो तो कर लीजिए। बिफोर हैंड का मतलब क्या है, बिफोर हैंड से मतलब है कि जो समय में पहले होता है, ये एडवर्ब है, अगर इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे तो एडवर्ब है, तो टाइम में जो पहले हो उसके लिए। तो पहले इन्होंने ऐसा भी करने का प्रयास नहीं किया। इवन है स्ट्रेस डालने के लिए आता है, इसका मतलब भी होता है, एक बार फिर देख लो। तो कह रहा है केंद्र सरकार जो है इन रिफॉर्म्स के प्रॉमिस को लेकर इतनी आश्वस्त है कि ये रिफॉर्म्स लेकर ही आएंगे, पक्का है, सुधार होगा ही, इससे एग्रीकल्चर इनकम बढ़ेगी ही, कि इसने यहां तक कि प्रयास भी नहीं किया, पहले प्रयास भी नहीं किया कि राजनीतिक सहमति प्राप्त कर ली जाए। ठीक है, सब्सिडाइज्ड पावर एंड लॉपसाइडेड इंसेंटिव स्ट्रक्चर, लॉपसाइडेड एडजेक्टिव है, इसका मतलब है अनइवन, एसिमेट्रिकल, ठीक है, मतलब असमान। सब्सिडाइज्ड पावर, बिजली कैसी, सब्सिडी पर मिलने वाली। लॉपसाइडेड इंसेंटिव स्ट्रक्चर, ऐसे इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स जो कि कैसे हैं, लॉपसाइडेड हैं, मतलब जो अनइवन है, असमान है। हैव बिल्ट
इन दोनों चीजों ने क्या कर दिया, बना दिया क्रॉपिंग पैटर्न्स। ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न मतलब फसल का पैटर्न है ना, इतनी मतलब ऐसी फसल होगी, ये फसल होगी, इतनी मात्रा में होगी, ये क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो पैटर्न्स किल दैट आ रहे हैं जो कि नो लॉन्गर सस्टेनेबल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार, जो जारी रहे। ठीक है, सस्टेनेबल का मतलब है जो जारी रहे, कंटिन्यू रहे। सस्टेनेबल ये भी होता है कि जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर चले, प्रकृति को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा भी होता है, लेकिन यहां पे कंटिन्यू का कह सकते हो। तो ये ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि अब सस्टेनेबल नहीं है ना, वो अब सस्टेनेबल नहीं रहे। रिपीट कर देता हूं, एक तो सब्सिडाइज्ड पावर, दूसरा जो अनइवन इंसेंटिव स्ट्रक्चर। इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव का मतलब, जैसे कंपनीज वगैरह में ये वर्ड बहुत काम में लेते हैं, पर्क्स एंड इंसेंटिव सुना है अगर आपने, कि सैलरी तो मिलेगी लेकिन अगर टारगेट पूरा आपने किया तो इंसेंटिव भी मिलेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये जो मतलब एक आपने जो एक तैयार किया है, एक स्ट्रक्चर संरचना तैयार की है, इन दोनों चीजों ने क्या किया है, ऐसे क्रॉपिंग पैटर्न्स बनाए हैं, ऐसे क्रॉपिंग पैटर्न्स बिल्ड कर दिए हैं जो कि अब सस्टेनेबल नहीं है, अब जो चलने वाले नहीं है, कंटिन्यू नहीं हो सकता। लार्ज सेक्शंस ऑफ फार्मर्स, किसानों का बड़े बड़े जो सेक्शंस हैं, मीनवाइल, इसी दरमियान, इसी दौरान, कंटिन्यू टू लैंग्वेज का मतलब होता है ग्रो वीकर, कमजोर होना, डिटीरियोरेट होना, ठीक है, या फिर डिबिलिटेट होना, वीकन, ये सब कह सकते हो। तो किसानों के बड़े बड़े सेक्शंस जो हैं वो लगातार कमजोर हो रहे हैं। इन डेट एंड फियर, डेट का मतलब कर्ज, ये बी म्यूट रहेगा, फियर का मतलब डर और कर्ज में ये लगातार कमजोर हो रहे हैं। फार्मर कंसर्न्स, किसान की चिंताएं, आर नॉट यूनिफॉर्म, वो चिंताएं यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब सिमिलर, एक जैसी। अक्रॉस इंडिया, इसका मतलब पूरे भारतवर्ष में अगर आप कहो कि हर किसान की हालत ऐसी ही है, हर किसान की एक ही चिंता है, ऐसा नहीं है, सबकी अलग अलग कुछ एंजाइटीज हैं, चिंताएं हैं, मुद्दे हैं, इश्यूज हैं। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। लैंग्वेज का मतलब नोट करना, बिफोर हैंड एडवर्ब है, इसका मतलब नोट करना। कॉन्सेंसस का अग्रीमेंट होता है। बिफोर हैंड का मतलब मैंने बताया समय में पहले, अर्लियर इन टाइम। ठीक है, आगे आ जाओ। द ऑनगोइंग एजिटेशन, वो एजिटेशन तो चल रहा है, एजिटेशन नाउन हुआ, ऑनगोइंग एडजेक्टिव हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। ऐसा एजिटेशन तो चल रहा है, इज बीइंग स्पेयर हेडेड, स्पेयर हेड का मतलब होता है लीड करना, उसको लीड किया जा रहा है, पैसिव वॉइस है, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो फिलहाल आंदोलन चल रहा है इसको लीड किया जा रहा है, किसके द्वारा? बाय फार्मर्स फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, उन किसानों के द्वारा जो किसान यहाँ पे पंजाब और हरियाणा से आए हैं। ठीक है, who have been big beneficiaries of government procurement, तो वो किसान, अब ये हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और किसके लिए आ रहा है? फार्मर्स के लिए आ रहा है। वो किसान जो कि हैव बीन बिग बेनिफिशियरीज, वो रहे हैं। बिग बेनिफिशियरीज का मतलब हो गया बड़े लाभार्थी, बेनिफिशियरीज का मतलब है रेसिपिएंट, रेसिपिएंट या रिसीवर। ठीक है, रिसीवर भी कह सकते हो, मतलब प्राप्त करता। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई वो किसान जो कि लाभार्थी रहे हैं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के, मतलब गवर्नमेंट की खरीद के। प्रोक्योरमेंट का मतलब अटेनमेंट, परचेज, खरीद, ये गवर्नमेंट सीधा इनसे खरीद लेते थे उत्पाद जो भी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भी है, उनकी बात कर रहा है। तो कह रहा है ऑनगोइंग एजिटेशन जो है, अच्छा जी, यहां पे द क्यों नहीं है उसका कारण देख लो। यहां द इसलिए नहीं है क्योंकि ये पैसिव वॉइस का वाक्य बन रहा है और बाई लगा रखा है। बाई प्रेपोजिशन के बाद जनरली हम लोग कोई आर्टिकल लगाते नहीं है, तो जो कॉमन एरर वाला प्रश्न था उसको सही कर लेना भाई। यहां थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं रहा, ये यहाँ पे बाई के बाद में आप लगाने की आवश्यकता नहीं है द, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन बन रहा है और बाई के बाद प्रेपोजिशन बाद और कोई भी नाउन लगता है, जनरली हम आर्टिकल लगाते नहीं है। ठीक है, तो जो ऑनगोइंग एजिटेशन है उसको स्पीयर हेड किया जा रहा है, उसको लीड किया जा रहा है पंजाब और हरियाणा किसानों के द्वारा। वो किसान हैं जो कि बड़े बड़े बेनिफिशियरीज रहे हैं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के, गवर्नमेंट के खरीद के। ठीक है, मतलब इनको गवर्नमेंट की खरीद का लाभ मिलता रहा है और वही इसका नेतृत्व कर रहे हैं। द करंट एजिटेशन, वर्तमान का जो ये विद्रोह है, इट्स एपेरेंट एनर्जी, एपेरेंट का मतलब ऑब्वियस, जो एविडेंट है, ये वर्ड बहुत बार आ चुका और आपको याद भी होगा। एपेरेंट का मतलब एविडेंट, ऑब्वियस। इसका जो एपेरेंट एनर्जी है, सुनना ध्यान से, ये एक्चुअल में करंट एजिटेशन जो है उसकी बात कर रहा है। तो यहां पे इसको जोड़ेंगे सीधा यहां पे, ये कोमा का महत्व है, इस कोमा में थोड़ा सा इसको बता रखा है, इसको एक्सपेंड कर रखा है कि इसकी जो दिख रही है एनर्जी कि किस इंटेंसिटी का ये है, एंड रिजोल्व
और इसका दृढ़ संकल्प, मतलब कितने दृढ़ है किसान, कितने डिटरमिन्ड है किसान। रिजॉल्व का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। जैसे आप लोगों ने लिया होगा इस न्यू ईयर पे कि हम इस वर्ष जरूर से ये टारगेट पूरा करेंगे। हालांकि वो अलग बात है कि 10-15 दिन चलता है रिजॉल्व, उसके बाद में सब लगता है कि यार वही तो वर्ष है, कुछ नया तो नहीं है, है ना, ऐसा होता है। और शुरुआत में जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना, तो उस समय तो ठीक है, मुझे भी लगता था स्टूडेंट लाइफ में, और आज भी लगता है, खैर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में फील आता है न्यू ईयर का। न्यू ईयर का एक अच्छा सा, एक कहते हैं हर एक त्योहार, हर एक कोई भी इवेंट है, उसको अलग ही फीलिंग आती है। स्टूडेंट लाइफ से दूर आ जाते हो, थोड़ी धीरे चीजें अलग हो जाती हैं। तो एक व्यक्ति को हमेशा स्टूडेंट रहना चाहिए। स्टूडेंट रहोगे तो जरूर से हर एक इवेंट को, हर एक चीज को आप एंजॉय कर पाओगे। जैसे ही आप सीखने से हट गए, स्टूडेंट का मतलब ये नहीं कि बैग लगा के आपको जाना ही है, स्कूल जाना है, इंस्टीट्यूशन जाना है, कॉलेज जाना है। स्टूडेंट का मतलब है सीखने वाला। अगर सीखने वाले रहोगे तो हर एक इवेंट को आप एंजॉय करोगे, हर चीज आपको अच्छी लगेगी, हर चीजों में आपको एक अट्रैक्शन लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, मुझे इस तरह से करना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ से हट गए, सीखना बंद कर दिया, तो फिर किसी भी चीज का महत्व तो नहीं रह जाता है। यही मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, याद रखना इस चीज को। तो इसलिए ये रिजॉल्व वो है, दृढ़ संकल्प है। देखो आगे, जो करंट एजिटेशन है, करंट एडजेक्टिव हुआ, एजिटेशन नाउन हुआ। इसकी जो दिख रही है एनर्जी, कि किस एनर्जी का है, कितनी ऊर्जा है किसानों में, क्या इसका संकल्प है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, इसके बावजूद भी एनर्जी है, रिजॉल्व है, किसान डटे हुए हैं, जिद्द पकड़े हुए हैं, ठीक है, उसके बावजूद। ये जो एजिटेशन है, ज्योग्राफिकली मतलब भौगोलिक तौर पर, एंड प्रोग्रामेटिकली, और इसकी जो प्रोग्रामिंग की गई है लिमिटेड, वो लिमिटेड है, मतलब सीमित है। कहीं कि पंजाब हरियाणा के किसान शामिल हैं, ऐसा तो नहीं पूरे देश के किसान शामिल हैं। तो ये भौगोलिक दृष्टिकोण से हो गया। प्रोग्रामेटिकली मतलब इसका प्रोग्रामिंग इसकी की गई है सही तरीके से, इसको मतलब मैनेज नहीं किया गया, कहने का मतलब ये है। इट नाउ फेसेस द रिस्क। अब कह रहा है कि ये जो आंदोलन है ना, एजिटेशन है, उसके लिए इट आ रहा है। अब ये फेस कर रहा है क्या, द रिस्क ऑफ लूजिंग स्टीम। ये लूज कहलाता है, लॉस नहीं कहलाता, लूज। स्टीम का मतलब वैसे तो भाप होता है, तो क्या मैं इसको ऐसा पढ़ूं कि ये जो आंदोलन है अब ये फेस कर रहा है खतरा। किसका खतरा, स्टीम लूज करने का, भाप को लूज करने का। ये स्टीम का मतलब है मन की भाप, मन की आग, दिल की आग, मतलब आप कहें उमंग, उत्साह, जोश, जील, जेस्ट, वीगर, एंथुजियाज्म, वो होता है स्टीम, ठीक है, स्टीम नाउन है। ऑफ के बाद में प्रिपोजिशन है तो आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो आंदोलन है उसको खतरा पैदा हो गया है कि अब ये धीरे धीरे इसमें उत्साह और जोश देखने को नहीं आ रहा, और स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब है धीरे धीरे कमजोर पड़ जाना। ये एक पूरी फ्रेज है। स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब अनकंट्रोलेबल हो जाना, इतनी तेज गति से परिवर्तन होते जाएं कि आप स्थिति अनकंट्रोलेबल हो जाए, उसे बोलते हैं स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। स्पिन का वैसे घूमना होता है ना, और घूमते घूमते, घूम रहा है मतलब चेंज हो रहा है, और ऐसा घूमते घूमते, रिवॉल्व होते होते अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए कंडीशन, तो उसे बोलेंगे स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल। तो अब ये आंदोलन है, उसको रिस्क पैदा हो गई है कि अब ये जो जोश उत्साह था वो खो रहा है इसका, और ये स्थितियां जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। एटलीस्ट, कम से कम, सम ग्रुप्स दैट आर पार्ट ऑफ द एजिटेशन, कुछ समूह, कुछ ग्रुप्स, वो ग्रुप्स दैट इसके लिए आ रहा है, इसीलिए यहां पे आ रहा है, वो ग्रुप्स जो कि हिस्सा हैं किसका, एजिटेशन का, विद्रोह का, करंटली माइट फेवर मोर फ्लेक्सिबिलिटी। हो सकता है कि वर्तमान में वो फेवर करें मोर फ्लेक्सिबिलिटी को। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, लचीलापन। तो कुछ, कम से कम कुछ जो ग्रुप्स हैं जो कि हिस्सा है इस आंदोलन का, वर्तमान में हो सकता है, माइट, रिमोट पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी के लिए आता है कि ऐसा हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं है, कि शायद कुछ फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट करें, फेवर करें, कि ठीक है लचीलापन ठीक है, थोड़ा झुकना ही ठीक है, थोड़ी सी मांगे मान लेना ही ठीक है, ऐसा। द गवर्नमेंट इज रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट का अनविलिंग होता है, अनिच्छुक होता है। सरकार अनिच्छुक है, टू अग्री, सहमत होने के लिए। सहमत किससे, टू ए लीगल गारंटी, कि सरकार सहमत नहीं होना चाह रही, किससे, कि वो लीगल गारंटी दे, किसकी, एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, न्यूनतम समर्थन मूल्य की। कारण क्या है, क्योंकि द डिमांड इज अनरिलेटेड, क्योंकि ये जो मांग है ना, ये मतलब संबंधित नहीं है, किससे, लॉज से। ये कानून जो बताए उनसे मतलब नहीं है इसका एमएसपी का। रिलेटेड और अनरिलेटेड दोनों में टू लगता है, ठीक, किससे संबंधित है उसके लिए। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो होपिंग, गवर्नमेंट ये भी आशा कर रही है, टू टायर आउट द एजिटेटर्स। टायर आउट का मतलब थका देना, कि गवर्नमेंट की आशा ये भी है कि ठीक है इतने दिन हो गए, थक गए होंगे, कर लेने दो, है ना। ये एक राजनीतिक फंडा भी होता है कि थक जाने दो, इनको क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये ऐसा भी इनकी कोशिश है, ऐसी इनकी आशा है, टायर्ड, थका देना, एग्जॉस्ट कर देना, टू मेक समबडी टायर्ड। फाइंडिंग अ वे आउट, फाइंडिंग पाना, खोजना, क्या, अ वे, एक रास्ता, आउट, वे आउट का मतलब सॉल्यूशन, वे आउट का मतलब होता है सॉल्यूशन, वे आउट, सॉल्यूशन।
तो फाइंडिंग ए वे आउट विल बी बेटर फॉर बोथ साइड्स। दोनों साइड्स कौन कौन सी हो गई, एक तो किसान और एक सरकार, दोनों साइड्स के लिए सॉल्यूशन निकालना जो है वो बेटर रहेगा। ये फाइंडिंग क्या हो गया, जेरेंड, क्योंकि इसको देखकर वर्ब लग रही है, ये सब्जेक्ट बन रहा है। जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनती है उसे क्या कहते हैं आप, जेरेंड। दो अ कंप्लीटली सेटिस्फैक्टरी रेजोल्यूशन, दो यद्यपि, अ कंप्लीटली पूरी तरीके से, सेटिस्फैक्टरी संतुष्टिजनक, रेजोल्यूशन समाधान, रेजोल्यूशन नाउन, सेटिस्फैक्टरी एडजेक्टिव, कंप्लीटली एडवर्ब। यद्यपि एक पूरी तरीके से संतुष्टिजनक हल निकल जाए, ऑफ ऑल इश्यूज, सभी मुद्दों का। कौन से मुद्दे, जो रेज किए गए हैं, उठाए गए हैं, किसके द्वारा, किसानों के द्वारा। ये बात जो है ना, ये संभव नहीं है, ये रेजोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है इमीडिएटली, तुरंत। तो ठीक है, सारे मुद्दे जो उठा रहे हो उनका पूरे का वैसा ही हल जैसा कि आप चाहते हो वो तो संभव नहीं है। द गवर्नमेंट मस्ट रीअश्योर, दो आ गया इसलिए यहां पे कॉमा आ गया, दो के बाद में यट भी आ सकता है, स्टिल भी आ सकता है, कॉमा भी आ सकता है, इससे बिल्कुल विपरीत बात मिलेगी। फिर भी द गवर्नमेंट मस्ट रीअश्योर, गवर्नमेंट को निश्चित रूप से रीअश्योर करना चाहिए, फिर से आश्वस्त करना चाहिए, देम, उनको, किनको, किसानों को, दैट की ऑनेस्ट एफर्ट्स, की ईमानदारी पूर्ण किए गए प्रयास, विल कंटिन्यू टू एड्रेस, वो जारी रहेंगे, किसके लिए, एड्रेस देम, देम किसके लिए, इश्यूज के लिए, एड्रेस किसके लिए, समाधान निकालने के लिए, कि हम उन मुद्दों का समाधान निकालेंगे, हम ईमानदारी पूर्ण प्रयास करेंगे। इस प्रकार से सरकार उनको पुनः आश्वस्त तो करे, ठीक है, समाधान तो नहीं होगा, आश्वासन तो दीजिए और कोशिश करो, उनको विश्वास दिलाओ कि हम कोशिश करेंगे इस दिशा में। इवन इफ, चाहे, द प्रोटेस्ट आर फॉर्मली एंडेड फॉर नाउ, फॉर नाउ मतलब वर्तमान के लिए, चाहे ऐसा हो जाए कि ये जो विरोध है वो औपचारिक रूप से यहीं पर एंड कर दिए जाएं, कि ठीक है विरोध अभी फिलहाल के लिए एंड करते हैं और हम आपका साथ देंगे, जरूर से आपके हित की बात करेंगे। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, सुधार आवश्यक है, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, दैट इंडिया हैज ए प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल एंड रेम्यूनरेटिव एग्रीकल्चर सेक्टर। रेम्यूनरेटिव होता है प्रॉफिटेबल, रेम्यूनरेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, या फिर कह सकते हो ल्यूक्रेटिव, लाभदायक को बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि रिफॉर्म्स जो है वो जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के पास क्या हो, एक प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल, रेम्यूनरेटिव एग्रीकल्चर सेक्टर हो। ऐसा एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें देखो तीन विशेषताएं बता रखी है, एडजेक्टिव है, प्रोडक्टिव हो मतलब आपको रिजल्ट देने वाला हो, सस्टेनेबल हो, कंटिन्यूस रिजल्ट आए, ऐसा नहीं आज आ गया रिजल्ट कल नहीं आए, कंटिन्यूस आए, रेम्यूनरेटिव, लाभदायक परिणाम निकल कर आए, ऐसा सेक्टर होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, सुधारों की आवश्यकता है। वाइल ओल्ड स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है जिसमें इंटरेस्ट शामिल हो, ठीक है। जैसे मान लो हम आप और मैं स्टेक होल्डर हो गए इस चीज में, ये जो एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें, क्योंकि आपका भी हित जुड़ा है, मेरा भी हित जुड़ा है, तो स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे। वाइल ऑल स्टेक होल्डर्स, तो वाइल आ रहा है, इसका मतलब यद्यपि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं, अपीयर ऐसा लगता है, टू एग्री ऑन दिस प्रिंसिपल, कि वो सहमत हैं इस सिद्धांत पर, ठीक है। यद्यपि ऐसा लगता है कि मतलब अग्री है सारे के सारे स्टेक होल्डर्स इस प्रिंसिपल पर। यहां पे अग्री ऑन आ रहा है, अग्री विद आता है किसी व्यक्ति के साथ सहमत होने के लिए, अग्री टू आता है किसी प्रपोजल पे सहमति के लिए, अग्री ऑन समथिंग हो जाता है तो यहां पे समथिंग के लिए आ गया। प्रिंसिपल, PLE, ये सिद्धांत है, PAL होता तो प्रधानाचार्य होता। फिर भी दे डाइवर्ज ऑन क्वेश्चंस ऑफ डिटेल, लेकिन ये स्टेक होल्डर्स जो है ना उनके लिए दे आ रहा है डाइवर्ज, वो अलग अलग बंट जाते हैं जब प्रश्न आता है डिटेल का, ठीक है। डिटेल में जाएंगे तो इनके रास्ते अलग नजर आते हैं। अगर सामूहिक देखोगे, ऊपर तौर पर देखोगे तो लगता है कि ये सहमत है इस प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल कौन सा, कि रिफॉर्म जरूरी है, ठीक है। द रिपोर्ट्स ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, नेशनल कमीशन जो बना हुआ है फार्मर्स पर, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, और ये नेशनल कमीशन फार्मर किसके द्वारा चेयर किया गया, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के द्वारा। एंड अदर गवर्नमेंट कमिटीज हैव सजेस्टेड सॉल्यूशन, तो यहां पे जो रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स ने क्या किया है, सॉल्यूशंस सुझाए हैं, कुछ सजेशन दिए हैं सॉल्यूशन के, ठीक है। और ये यहां पे बता रखा है कि ये कमीशन किसके द्वारा चेयर है, इनके द्वारा, ठीक है। कमिटी की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, MMTEE याद रखना। द सेंटर मस्ट एंगेज विद फार्मर्स, सेंटर को किसानों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। एंगेज विद का मतलब आप किसी चीज में उनके साथ शामिल हो। इफ यू इन्वॉल्व योरसेल्फ विद समबडी, इट मींस यू आर एंगेजिंग विद समवन। पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियां उनके साथ, एंड स्टेट्स, राज्यों के साथ, किस बात को लेकर, ऑन द इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब एट रिस्क, एट रिस्क जो खतरे में है, जो दांव पर लगे हैं,
किसके लिए करना चाहिए? किसानों के साथ, राजनीतिक पार्टीज के साथ, स्टेट्स के साथ, किस मुद्दे पर? इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इश्यूज पर। इकोनॉमिक आर्थिक, एनवायरमेंटल पर्यावरणीय इश्यूज मुद्दे, वो मुद्दे जो कि रिस्क पर है, दांव पर है। दैट इज द बेस्ट रूट टू इफेक्टिव रिफॉर्म्स। और ये जो है ये सर्वोत्तम रास्ता है किसका? इफेक्टिव रिफॉर्म्स का। जो प्रभावी सुधार है उनका एक सर्वोत्तम रास्ता है। रूट किसके लिए जा रहा है? रूट के लिए टू लग जाएगा फिर, समझ गए? इफेक्टिव यहां पे एडजेक्टिव हो गया, रिफॉर्म्स यहां पे नाउन हो गया। अब देखते हैं रिवीजन। स्पेयर हेड का मतलब लीड होता है, तो जोड़ेंगे डी से। सस्टेनेबल जो शब्द है इसका मतलब कंटिन्यूअस होता है, लगातार, तो सी से जोड़ देंगे। रेम्यूनरेटिव का मतलब होता है ल्यूक्रेटिव, लाभदायक, तो ई से जोड़ देंगे। प्रोक्योरमेंट का मतलब खरीद होती है, तो यहां ऑब्टेनमेंट कर सकते हो, अटेनमेंट भी हो सकता है। और बेनिफिशियरी का रेसिपिएंट होता है, ठीक है, प्राप्त करने वाला। तो इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ट्रांसलेशन की बात करेंगे। आसमान बादलों से घिरा हुआ है, ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे? द स्काई इज ओवरकास्ट। कोई बादल बादल क्लाउड वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं, अंग्रेजी के यही चमत्कार है। ऐसी भाषा है कि बहुत सारी चीजें कहे बगैर ही कह दी जाती हैं, ठीक है। जो अनसेड है वही सेड है, कुछ ऐसा मान लीजिए। द स्काई इज ओवरकास्ट, आसमान बादलों से घिरा हुआ है। पैसा उसके दिमाग पर हावी हो गया, ये तो ऐसा वर्ड है ना, ऐसा सेंटेंस है जो आप काम में ले सकते हो, है ना। तो मनी हैज गॉट ऑन टू हिज माइंड, मनी हैज गॉट ऑन टू हिज माइंड। फिर है यह चर्चा में है, इट इज इन टॉक। जैसे किसान वाला ये जो सुधार बिल है चर्चा में है, तो द बिल्स आर इन टॉक कह सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों आज का एडिटोरियल। इस वीक का अंतिम एडिटोरियल था, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हम लोग डिस्कस करते हैं एडिटोरियल। मुलाकात करेंगे अब मंडे को नए सेशन के साथ। शेयर जरूर कर दो और लाइक भी कर दिया करो, सपोर्ट करते रहा करो। सपोर्ट करते रहेंगे तो एनर्जी मिली रहेगी, और एनर्जी का ही सारा खेल है, कॉन्फिडेंस का पूरा खेल है। नई नई चीजें आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू ऑन मंडे।